सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रथ विद अब्दुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पिछले दिनों किसी मसरूफियत की वजह से हम कहानियों का जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो कहानियां हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। लेकिन अगले दिनों हर दूसरे दिन हम एक कहानी, क्राइम की एक स्टोरी आप तक जरूर साझा करते रहेंगे। आज की कहानी हरियाणा से है, गुड़गांव से है। गुड़गांव में एक जगह पड़ती है मानेसर, थाना मानेसर के इर्द गिर्द एक पचगांव चौक है। वहां की एक घटना है, एक ऐसी घटना कि जहां आप हर दूसरे मामले में पुलिस की कार्रवाइयों को से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप पुलिस पे सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन आज की ये कहानी ऐसी कहानी है कि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप पुलिस को दाद देंगे। थोड़ी थोड़ी बारीकियों से, छोटे छोटे सुरागों से किस तरीके से पुलिस सही इन्वेस्टिगेट करके मामले को मुजरिम तक पहुंचती है और मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, ये जरूर आपको हैरान करेगा। लोग कहते हैं कि पुलिस जब अपने आई पे आती है तो मुजरिम को मनोमन मिट्टी के नीचे से निकाल लेती है। ऐसा ही ये एक मामला है कि जब पुलिस किसी मामले को सुलझाना चाहती है तो फिर पुलिस कितनी बारीकियों में छानबीन करके मुजरिम तक पहुंचती है, ये इस कहानी से आपको समझने और देखने को मिलेगा। 21 अप्रैल 2023 की दोपहर उमेश सिंह को एक शख्स फोन करता है कि आपके टेबल के पास जो कमरे बने हुए हैं वहां से धुआं निकल रहा है, वहां आग लगी हुई है। उमेश सिंह जैसे ही अपने घर से निकलता है, थोड़ी सी दूरी पे उसका जो खेत था, उसके जो टेबल थे, वहां तक पहुंचने के बाद जब वो देखता है कि जरूर वहां से धुआं निकल रहा है, वो पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है और जहां आग लगी हुई थी वहां पानी डालता है तो वो वहां अध जले शव को देखकर हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक जाती है। उसको बुझाते ही फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचती है, मुआयना करती है और जो शव जला हुआ था, कुछ हिस्सा उसका जो बचा हुआ था, उसको पुलिस उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। लेकिन पुलिस के लिए यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे, क्योंकि जो बदन के जो टुकड़े, शव के जो टुकड़े पुलिस को मिले थे, उनमें न टांगे थी, न बाजुएं थी, न सर का कोई हिस्सा था। गर्दन से लेकर पेट के नीचे तक का जो हिस्सा पुलिस को मिला था, और वो भी ऐसा था कि जिससे पुलिस कोई जांच के लिए कुछ सैंपल्स नहीं ले सकती थी, वो इतना ज्यादा जल चुका था। तो पुलिस से यहाँ से दो सवाल पुलिस के सामने खड़े हो गए थे। एक ये कि पुलिस को कातिल तक पहुंचना था, और दूसरा सवाल पुलिस के लिए ये था कि ये मकतूल कौन है, जिसको जलाया गया ये कौन है, और जिसने जलाया है ये कौन है। ये दो सवालिया निशान पुलिस के लिए थे और पुलिस को अब जांच अपनी शुरू करनी थी। पुलिस मौके पे फोरेंसिक टीम को बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देती है और छानबीन करनी शुरू कर देती है। आसपास में चीजें देखी जाती हैं, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जाती है कि कोई गायब है, किसी ने किसी को मारा है, कोई इस तरीके का मामला सामने आया है। लेकिन कुछ भी ऐसी चीजें पुलिस को होती हुई नजर नहीं आ रही थी कि जिनसे पुलिस मुजरिम तक पहुंच पाती। वक्त गुजरने के साथ 23 अप्रैल 2023 को गुड़गांव शहर के आसपास से ही पांव मिलते हैं जो कटे हुए थे, और वो भी पॉलिथीन में बंद थे। पुलिस उनको भी उठाकर फोरेंसिक टीम के पास से लेके जाती है। जहां से पुलिस को पहले शव के टुकड़े मिले थे टेबल के पास से, वहां से पुलिस को दो चीजें और मिलती हैं। माचिस की तिलियां मिलती हैं और आग जलाने के लिए लेटर मिलता है, और पुलिस को वहां से एक पॉलिथीन मिलती है। वो पॉलिथीन पुलिस उठाती है, पुलिस जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगता। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस न कातिल तक पहुंच पा रही थी और न ये पुलिस जान पा रही थी कि जो ये लाश है, ये लाश किसकी है। अब पुलिस के पास जांच करने के लिए पॉलिथीन बची थी, जांच करने के लिए माचिस की तिल्लियां बची थी, जांच करने के लिए आग जलाने वाला एक लेटर बचा था। और सवाल जूं के तूं थे कि कातिल कौन है और जिसको कत्ल किया गया वो कौन है। यहाँ से पुलिस पॉलिथीन को जांच के लिए भेजती है और पता चलता है
कि ये पॉलीथीन विशाखापट्टनम में बनी हुई है। हरियाणा से एक टीम गठित की जाती है जो विशाखापट्टनम की उस कंपनी में पहुंचती है जहां ये पॉलीथीन बनी हुई थी। जैसे ही पुलिस की टीम विशाखापट्टनम में पहुंचती है, उस जगह पहुंचती है जहां से ये पॉलीथीन बनी थी, वहां बातचीत करती है और वहां से जो चीजें पुलिस के सामने आती हैं वो वाकई पुलिस को हैरान करने वाली थी। वहां से पुलिस की टीम को पता चलता है कि जो पॉलीथीन है ये पब्लिक के डोमेन के लिए बनी ही नहीं है, ये सिर्फ नेवी में इस्तेमाल की जाती है और ये कंपनी इनको सिर्फ नेवी को ही देती है, नेवी को ही सप्लाई की जाती है। अब हरियाणा की जो टीम वहां जाती है वो वापस आती है और यहाँ आकर ये पता लगाया जाता है कि आसपास में कौन ऐसा शख्स है जो नेवी की नौकरी कर रहा हो या फिलहाल सर्विस में हो या रिटायर हो गया हो। पुलिस के सामने एक नाम आता है, जितेंद्र शर्मा। पुलिस उसके घर पहुंचती है, जाके पता चलता है कि जितेंद्र शर्मा के घर ताला लगा हुआ है और थोड़े दिनों पहले ही जितेंद्र शर्मा की जो वाइफ है वो घर से गायब हो गई थी और उसने पुलिस में कंप्लेंट उसकी गुमशुदगी की लिखा रखी थी और पुलिस उसके लिए भी जांच करती नजर आ रही थी। लेकिन अब पुलिस को शक होने लगा था और पुलिस अब जितेंद्र शर्मा की तलाश में जुट जाते हैं। 26 अप्रैल 2023 को मानेसर बस स्टैंड से पुलिस जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, वो बड़े बहाने बनाता है। वो पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी गुम हो गई है और मैं उसको ढूंढने की फिराक में हूँ। मैं पुलिस में 2-3 बार कंप्लेंट लिखा चुका हूँ, मेरी बीवी का आज तक मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो वो इस तरीके की चीजें करता है और पुलिस भी उस पर इसलिए सख्ती नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर थाने में लिखवाई थी। लेकिन कुछ चीजें थी जो पुलिस को भी हैरान और परेशान कर रही थी और पुलिस उन पहलुओं पे जरूर गौर करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस 21 अप्रैल 2023 को उसके घर और उसके घर के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको देखने और उनको टटोलने की कोशिश करती है। पुलिस के सामने एक ऐसा सुराग आता है कि 21 अप्रैल 2023 को दिन में 10 या 11 बजे के टाइम पुलिस को जितेंद्र बाइक पे जाता हुआ नजर आता है और एक अटैची बैग जो उसने अपनी बाइक पे आगे रखा हुआ था वो नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो 1 या 2 घंटे के बाद वापस आता है तो वो अटैची बैग उसके पास नहीं होता, वो बाइक से ऐसे ही वापस आता है। ये एक ऐसा सुराग था कि पुलिस उससे थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करती है कि जब तुम बैग लेके गए थे कहाँ गए थे और फिर तुम जब आए वो बैग तुम कहाँ छोड़ के आए। फिर जितेंद्र को लगने लगता है कि शायद अब ज्यादा बहाने बना के काम नहीं चलेगा और जितेंद्र टूट जाता है और जब जितेंद्र टूटता है तो वो कहानी बयान करता है, एक ऐसी कहानी कि जो वाकई आपको हैरान करेगी, जो आपको जरूर परेशान करेगी। जितेंद्र बताता है कि मेरी जिंदगी बहुत सही सालिम गुजर रही थी। 10 साल पहले सोनिया से शादी हुई, एक बेटी हुई और हंसी खुशी जिंदगी ऐसे ही बसर होती चली जा रही थी। सन 2018 में जितेंद्र किसी काम से ट्रेन से बहुत लंबा सफर करता है। सामने वाली सीट पे एक लड़की बैठी हुई नजर आई जो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। बातों बातों में जितेंद्र और उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। दोनों नंबर एक्सचेंज होते हैं और अपने अपने स्टेशन पर जाकर दोनों उतर जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ जितेंद्र उसे संपर्क करता है, दोनों की फोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। वो थोड़े दिनों के बाद जितेंद्र से पूछती है कि क्या आप शादीशुदा हैं। जितेंद्र उसके पास झूठ बोलता है। जितेंद्र उसे कहता है कि मैंने तो अभी तक शादी नहीं की, मैं तो तलाश में हूँ, मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अब वो लड़की बिहार से थी, बड़ी खूबसूरत थी। जितेंद्र ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। जितेंद्र ने उसे कहा कि हम दोनों शादी कर लेंगे और दोनों लिविंग में रहने लग जाते हैं। इस दौरान एक बेटा पैदा हो जाता है। जब तक जितेंद्र सर्विस कर रहा था तो दोनों रिश्तों को मैनेज करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। कभी किसी छुट्टी पे वो सोनिया के पास आ जाता था, कभी किसी छुट्टी में वो दूसरी जो बिहार की थी जिसके साथ वो लिविंग में रह रहा था, कभी उसके पास चला जाता था। लेकिन पिछले साल 2022 में जितेंद्र रिटायर हो जाता है। अपनी सर्विस कंप्लीट करके जैसे ही वो घर वापस आता है तो उसके लिए मसला बन जाता है। अब वो फोन पे कैसे उसको मैनेज करता और ये जब बार बार फोन आते थे, जो बेटा था वो भी बात करने की कोशिश करता था, तो इसकी भनक जो पहली बीवी थी सोनिया उसको लगती है। सोनिया उस पर दबाव बनाती है कि कौन है जिसके साथ तू बातें करता है, कौन है जिसके साथ तेरे गलत संबंध हैं, अवैध संबंध हैं।
कौन लड़की है उसको छानबीन करने की कोशिश सोनिया बार बार करने लगती है। और ये बात जितेंद्र को परेशान करती है कि अगर इसको पता चलेगा तो बात खुल जाएगी, रिश्तेदारों तक जाएगी, दोस्तों तक जाएगी, बदनामी होगी, ये कंप्लेंट कर सकती है, तुझे जेल भिजवा सकती है। ये चीजें जितेंद्र को परेशान करने लगी। अब जितेंद्र के सामने बहुत कम ऑप्शन बचे थे उनको बचाने के लिए। उसकी समझ में यही आता है कि सोनिया को अब रास्ते से हटा देना चाहिए। इसके लिए वो प्लान करता है। जब भी वो प्लान करता था तो वो खबरें देखता था, फिर उसका प्लान फिर फेल हो जाता था। वो देखता था कि कैसे कितनी आसानी के साथ, कितनी सूझबूझ के साथ लोगों ने कत्ल किए, लेकिन वो भी पकड़े गए। अगर तू भी कत्ल करेगा तो तू भी पकड़ा जाएगा। लेकिन उसका दिमाग था कि वो घूमे जा रहा था। 21 अप्रैल 2023 को अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आता है और वापस आकर जब उसकी बीवी बाथरूम में थी उसको आवाज़ लगाता है, बाथरूम वो खोलती है और उसके सर पे बहुत तेज़ी के साथ वार करता है। वो नीचे गिर जाते हैं। फिर चाकू के साथ उसके जिस्म के टुकड़े करता है, टांगें अलग करता है, पाँव अलग कर देता है, बदन के दूसरे हिस्से अलग कर देता है और फिर उन्हें पॉलीथीन में पैक करता है। नेवी में जो पॉलीथीन वगैरह या जो लोग के सर्विस करते हैं उनके पास जो सामान होता है वो बहुत हैवी होता है, उसमें वो पैक करके और एक बैग में डालकर वो टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंकने की कोशिश करता है और ये काम वो सिर्फ 2 या 3 घंटे में कर देता है। वापस घर आता है, बेटी स्कूल से आती है और बेटी पूछती है मम्मा कहाँ है? वो उसके पास बहाने बनाता है कि मैं भी उसी को तलाश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ निकल गई है। पुलिस कंप्लेंट करता है बेटी के साथ जाकर और इस तरीके के बहाने बनाने की वो कोशिश करता रहा और पुलिस को वो घुमाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब नहीं घुमा पाया और उसने पुलिस को ये पूरी की पूरी कहानी सुनाई कि मैंने इसलिए उसको कत्ल कर दिया था कि वो मुझ पे शक करने लगी थी या उसको मेरे जो दूसरी लड़की के साथ, दूसरी औरत के साथ जो मैंने लिव इन में रहा और उससे मेरा जो बच्चा पैदा हुआ वो चीज़ें इसके सामने आती तो ये चीज़ें मेरे लिए खतरा बन रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। तो पुलिस ने कितनी संजीदगी के साथ, पुलिस ने कितनी होशियारी के साथ उस एक पॉलीथीन के ज़रिए ही उस मुजरिम तक पहुँचने की कोशिश की और उसको पकड़ा और उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। जितेंद्र नेवी में सर्विस करता था और आजकल वो जेल में है। जो पहली बीवी है सोनिया, उसको उसने खुद कत्ल कर दिया था और जो दूसरी बीवी है वो आज भी जितेंद्र के इंतज़ार में है। लेकिन इस मामले को पुलिस हाल फिलहाल में ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट करके मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जो कोशिश पुलिस ने की है वो वाकई काबिल तारीफ है। हरियाणा पुलिस का ये कदम एक ऐसा कदम था कि जिसको बहुत ज़्यादा हरियाणा डीजीपी ने भी सराहा था कि जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, जो सीआईए की टीम थी, जो फोरेंसिक्स की टीम थी, उन तमाम टीमों ने मिलजुल कर इस केस को 3 से 4 दिनों में सुलझाया और मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिससे समझ आता है कि पुलिस जब किसी केस को खोलना चाहती है, जब पुलिस किसी के केस में जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहती है, तो मुजरिम पुलिस की पहुंच से बहुत कम दूरी पे होता है और पुलिस मुजरिम को पकड़ ही लेती है। इसी के साथ हम आज की कहानी को ख़त्म करते हैं, फिर आपको किसी रोज़ मिलेंगे और आगे हमारी जो कहानियों का सिलसिला है वो ज़रूर इसी तरीके से चलता रहेगा।